तो हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा था व्हाट आर द डिजाइन स्टेप्स की अगर मैं बात करूं, या किस तरह से उस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, किस तरह से उसे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है, वो आप लोग अब जान चुके हो, राइट। इन दिस लेक्चर हम रूट लोकस के डिजाइन स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, मतलब रूट लोकस को किस तरह से डिजाइन किया जाता है। बट आई विल टेक अ प्रॉब्लम विद कॉम्प्लेक्स पोल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में हमने जो प्रॉब्लम की थी उसमें केवल सिंपल पोल थे। नाउ दिस टाइम वी विल कंसिडर अ क्वेश्चन हैविंग कॉम्प्लेक्स पोल्स पेयर, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूट लोकस विद कॉम्प्लेक्स पोल्स। सो रूट लोकस, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, व्हाट इज दैट? इट इज अ ग्राफिकल मेथड इन विच रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर प्लॉटेड इन एस प्लेन फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पैरामीटर दैट इज के। तो के की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये जो आपके रूट्स की वैल्यू चेंज होती है उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड रूट लोकस। अब इसकी बात करते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, मतलब कॉम्प्लेक्स पोल्स वाले क्वेश्चन के साथ। सो अगर मैं क्वेश्चन कंसिडर करूं, नाउ कंसिडर दिस क्वेश्चन फॉर अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम the open loop transfer function, this is open loop transfer function, OLFTS stand for open loop transfer function, is given by GS is equal to this one, K upon this S into S plus 2 multiply by S square plus 6S plus 25. So first question is sketch the root locus for K is greater than 0 less than is equal to infinity. So K जिस रेंज के लिए वैरी कर रहा है उस रेंज के लिए हमें रूट लोकस बनाना है, राइट। सो सबसे पहला स्टेप क्या था, इफ यू रिमेंबर, तो सबसे पहला स्टेप था वी हैव कैलकुलेटेड जीएस इनटू एचएस। अब क्योंकि यहां मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यूनिटी फीडबैक मिलने वाला है तो यही जीएस जो हो गया यही आपका फंक्शन बन जाएगा जीएस इनटू एचएस, और इस फंक्शन से ही मैं पोल्स को कैलकुलेट करूंगा। सो अगर आप यहां पोल्स कैलकुलेट करें तो एक पोल हो जाएगा एस इज इक्वल टू 0, एक बार एस प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक हो जाएगा एस इज इक्वल टू -2, एंड वंस यू कैलकुलेट द पोल ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 25, तो यहां क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है सो विल गेट द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ वैल्यूज लाइक -3 प्लस 4j एंड -3 माइनस 4j। इन रूट्स को कैलकुलेट करने के लिए आप अपना 100 ms कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे b क्या है, दैट इज -6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4 इंटू a कितना है, a1 है और c है 25, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा 4 इंटू 25 डिवाइड बाय 2a दैट इज 2। तो 36 माइनस 100 ये हो जाता है 64, और नेगेटिव में है तो 64 का रूट हो जाएगा 8 ऑफ j, क्योंकि माइनस ऑफ 64 है इसलिए इट बिकम्स 8j, राइट। तो -6 प्लस माइनस 8 ऑफ j डिवाइडेड बाय 2, जहां से आपको दो रूट्स मिल जाते हैं -3 प्लस 4j और -3 माइनस 4j, राइट। सो ये इस टाइप का क्वेश्चन है जहां पे आपको कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स मिल रहे हैं। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पेयर ऑफ योर पोल्स, राइट। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से प्रोसीड करना है वो चीज हमें यहां पे देखनी है। तो सबसे पहला स्टेप हमने पोल जीरो प्लॉट बनाना है, जिसके लिए मैंने पोल्स कैलकुलेट कर लिए। तो अब अगर मैं इसका पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करता हूं तो पोल जीरो प्लॉट कैसा होगा, कुछ ऐसा आने वाला है। दिस इज माय रियल एक्सिस सिग्मा, ये इमेजिनरी एक्सिस है। इस पे एक हमारा एक पोल हो गया एस इज इक्वल टू 0 के ऊपर, एक पोल हो गया हमारा एस इज इक्वल टू -2 पे, और जो बचे हुए दो पोल हैं वो है -3 और एक है हमारा +4j पे, तो एक पोल यहां पे बनेगा, और एक है -4j, तो एक पोल आपका यहां पे बनेगा, राइट। सो ये हमारा सिंपल सा पोल जीरो प्लॉट हो गया जिसपे हमने पोल्स को लोकेट कर लिया। नाउ व्हाट इज द सेकंड स्टेप? अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो रियल एक्सिस वाले पोल्स हैं ये कहां मूव करेंगे। बेसिकली अगर मैं यहां पे एक वर्ड बोलूं, एक सेंटेंस बोलूं कि अब भले ही यहां पे कॉम्प्लेक्स पोल हैं, बट अभी के लिए आप इन कॉम्प्लेक्स पोल्स को भूल जाइए कि ये यहां पे नहीं है, और ये जो आपने यहाँ पे पोल जीरो डायग्राम बनाया है इसके अंदर मानते हुए कि हाँ ठीक है, इसको हमने जैसे सीखा था सेम उसी तरह से मैं इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने वाला हूँ। बट मुझे ये जो कॉम्प्लेक्स पोल हैं ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाले, इनको बाद में देखेंगे कि बेसिकली ये भी किस तरह से प्रोसीड करेंगे जब ये पिक्चर में आएंगे तो, राइट। तो सबसे पहली चीज पोल जीरो प्लॉट बन गया। सेकंड थिंग हम लोगों ने देखा था पोल का पाथ। तो आई थिंक इफ यू रिमेंबर द पाथ, कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हम पाथ के ऊपर स्टैंड ओवर हो जाते हैं और उसके राइट हैंड साइड पे देखते हैं कितने नंबर ऑफ पोल्स या जीरोस बन रहे हैं। तो अगर हम इस वाले पाथ की बात करें तो ये पाथ वैलिड नहीं होगा बिकॉज इसके राइट हैंड साइड में 0 नंबर ऑफ पोल्स हैं। तो दिस इज माई वैलिड पाथ बिकॉज इस पाथ में आप कहीं पे भी स्टैंड ओवर हो जाएंगे तो आपके राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे, 1, यानी कि ऑड। और उसके बाद अगर आप इस पर्टिकुलर पाथ के बाद देखेंगे तो इस पर्टिकुलर पाथ के बाद इस यहां से
कहीं तक भी आप मूव कर लीजिए तो आपके राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ पोल्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और जब आप इस कॉम्प्लेक्स पेयर को भी पार कर जाएंगे तो यहां पे राइट हैंड साइड पे कितने नंबर ऑफ पोल्स हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे। दैट मींस इन ऑल द केस आपको नंबर ऑफ पोल्स इवन मिलने वाले हैं, जिस वजह से हमारा ये पाथ वैलिड नहीं होगा। तो व्हाट इज द वैलिड पाथ ओवर हियर, केवल और केवल हमारा वैलिड होने वाला ये वाला पोर्शन, यानी ये पाथ मेरे लिए वैलिड आने वाला है। दिस मीन्स कि ये जो 0 वाला पोल है ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड मूव करने वाला है और ये -2 वाला पोल राइट हैंड साइड मूव करने वाला है। और जैसा कि अब आपके सामने पिक्चर एकदम क्लियर हो गई कि 2 पोल एक दूसरे की तरफ मूव करने वाले हैं, सो देयर मस्ट बी अ कोलिजन और यहां पे एक ब्रेक अवे पॉइंट आएगा। और जब वो ब्रेक अवे होंगे तो वो एक दूसरे की मतलब एक दूसरे से इस तरह से हम ब्रेक अवे दिखा देते हैं और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये डायरेक्शन कौन देता है, ये डायरेक्शन देता है असिम्प्टोट, राइट। ये डायरेक्शन कौन देता है, असिम्प्टोट। तो बेसिकली अब यहां पे आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं। हमने एक स्टेप किया था भाई, फर्स्ट स्टेप तो हो गया हमारा पोल जीरो प्लॉट, देन हमने पाथ मार्क कर लिया, पाथ से मुझे पता चल गया हाँ यहां पे ब्रेक अवे पॉइंट आएगा। बट अब ब्रेक अवे के बाद पोल किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये मुझे बताएगा असिम्प्टोट। और बेसिकली यहां पे कितने पोल्स हैं हमारे पास, 4 पोल्स हैं हमारे पास, और ये चारों के चारों पोल जो है वो कहां पे जाके टर्मिनेट होने वाले हैं, ये चारों के चारों पोल इंफिनिटी पे जाके टर्मिनेट होने वाले हैं, क्योंकि मेरे सिस्टम में कोई जीरो अवेलेबल नहीं है। तो व्हाट इज माय थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ रूट लोकाई। तो अगर आप यहां कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 4 कि ऑल आर टर्मिनेटेड एट इंफिनिटी, राइट। उसके बाद ये पोल यहां से ब्रेक अवे होने के बाद किस डायरेक्शन में मूव करेंगे वो हमें बताता है असिम्प्टोट, जिसके लिए होता है एंगल ऑफ असिम्प्टोट एंड कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू 2k+1 p - z इंटू 180 डिग्री। तो अब मेरे पास कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, यहाँ पे 4 पोल्स हैं। तो चारों पोल्स को क्योंकि इनफाइनाइट तक पहुंचना है तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन मूव करना है, तो इनकी डायरेक्शन मुझे एंगल ऑफ असिम्प्टोट से ही मिलेगी। तो अब की बार मैं यहाँ 4 एंगल कैलकुलेट करने वाला हूं, फॉर k इज इक्वल टू 0, फॉर 1, फॉर 2 एंड फॉर 3। So what is phi 1, phi 2, phi 3, phi 4? तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाइए, लाइक k इज इक्वल टू 0 तो ये बन गया 1/4 इंटू 180, k1 तो दिस इज 3/4, k2 दिस इज 5/4, k3 तो दिस इज 7/4 इंटू 180। तो ये 4 एंगल ऑफ असिम्प्टोट मुझे मिल गए, 45, 135, 225, 315, राइट। और इन चारों एंगल को मुझे ड्रॉ कहां पे करना होता है, ड्रॉ तो मैं करूंगा यूजिंग d, लेकिन किस पॉइंट पे ड्रॉ करूंगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो हियर इट इज द कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ असिम्प्टोट कि सिग्मा a आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज सम ऑफ पोल्स, दिस इज सम ऑफ पोल्स, सम ऑफ पोल्स माइनस सम ऑफ जीरोस डिवाइडेड बाय p - z। तो यहां पे आपने सम यूज किया तो ये सम आ गया, सम होने के बाद आपने इसे सॉल्व किया, यू विल गेट -2। दैट मीन्स कि मुझे यहां पे इस -2 पे ही मेरा सेंट्रॉइड है और इस सेंट्रॉइड पे मैं 4 डायरेक्शन दिखाने वाला हूं। वन इज कॉल्ड 45 डिग्री, राइट, वन इज कॉल्ड 135 डिग्री, वन इज कॉल्ड 225 डिग्री एंड वन इज कॉल्ड 315 डिग्री, राइट। दीज आर द 4 डायरेक्शन, तो दिस इज 315 डिग्री, राइट। तो सेंट्रॉइड हो गया, एंगल ऑफ असिम्प्टोट कैलकुलेट कर लिए। अब बचता है यहां पे ब्रेक अवे पॉइंट, क्योंकि यहां पे ब्रेक अवे होना है, सो ब्रेक अवे की भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो ब्रेक अवे कैसे कैलकुलेट किया था, डू द ब्रेक अवे कैलकुलेशन। तो फॉर ब्रेक अवे फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो 1 + k / ss + 2s² + 6s + 25 इज इक्वल टू 0। यहां से अपने इक्वेशन को सॉल्व किया, ये हमारी इक्वेशन बन गई। यहां से हमने k की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं फॉर कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक अवे। तो यहां से k की वैल्यू कैलकुलेट करी, दिस विल बिकम माइनस, और बाकी सारे टर्म आपके राइट हैंड साइड पे आ गए। उसके बाद हम करते हैं dk/ds, और dk/ds किया, वी गॉट दिस इक्वेशन। नाउ आफ्टर दैट इफ यू रिमेंबर क्या किया था, हमें इस इक्वेशंस को इक्वल टू 0 करके इसके रूट्स को कैलकुलेट करना था। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, अब यहां पे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लास्ट क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, वी कैन कैलकुलेट द रूट मैनुअली, बट यहां पे आपकी क्यूबिक इक्वेशन है, इसलिए मैंने आपको प्रेफर दिया था कि 100 ms कैलकुलेटर एटलीस्ट लेके जाइएगा, जिसकी हेल्प से आप यहां पे रूट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर कैलकुलेटर, आप कैलकुलेटर से यहां पे रूट कैलकुलेट करके लिखा, और यहां पे इसके सॉल्यूशन आएंगे 3। बट जब आप उनकी वैल्यू को यहां पे रखोगे, तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, वी हैव टू चेक विच ब्रेक अवे पॉइंट इज वैलिड। तो जब आप यहां पे रूट्स कैलकुलेट करेंगे, इसमें से 2 रूट जो आएंगे वो कॉम्प्लेक्स आएंगे। 2 रूट कैसे आएंगे, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आएंगी। तो क्या कॉम्प्लेक्स वैल्यू इस डायग्राम में ब्रेक अवे पॉइंट हो सकती है, जी नहीं। क्यों, क्योंकि ब्रेक अवे कहां हो रहा है, 0 और -2 के बीच में इस लाइन पे कहीं ना कहीं ब्रेक अवे पॉइंट होना चाहिए,
उसके बाद तो अलावा कहीं वैलिड ही नहीं कर रहा। तो जब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यू विल गेट द 3 वैल्यूज, तब आप देखेंगे कि s इज इक्वल टू -0.89 यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -0.9 इज द वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। यानी कि इस डायग्राम के अंदर ये जो हमने यहां पे डायग्राम शो किया था, ये जो पॉइंट है दिस इज बेसिकली व्हाट -0.9 जहां पे ये ब्रेक अवे हो जाएगा, राइट। अब बारी आती है आफ्टर ब्रेक अवे ये किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, ठीक। तो मेरे पास अब यहां पे एक क्वेश्चन है कि अब ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर इट विल गो ऑन 45 आइदर इट विल गो ऑन 135, राइट। क्योंकि अभी तक हमारे पास डिफाइन नहीं हुआ ना कौन सा पोल किस डायरेक्शन में जाएगा। ब्रेक अवे तो हो गया, बट ये कैसे पता लगेगा कि ये 45 पे ही जाएगा या 135 पे जाएगा। और अगर मैं कहता हूं इट इज गोइंग टू 45, तो 45 पे अगर ये जाएगा तो ये यहां पे इस एक्सिस को कट करेगा यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ही आएगा। और अगर ये 45 पे नहीं जाता तो ये कॉम्प्लेक्स पेयर अब आपके पिक्चर में आएंगे कि ये जो यहां पोल बैठा है ये पोल किस एंगल पे चलने वाला है। क्योंकि अगर ये पोल आप कहते हो 45 पे जाएगा तो ये 135 पे जाएगा, और अगर मैं कहता हूं ये 45 पे जाएगा तो ये 135 पे जाएगा, राइट। तो इन दोनों ही सिचुएशन में अगर ये पोल भी 45 की डायरेक्शन में कोई भी जाएगा वो इस इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करेगा ही करेगा। दैट मींस यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका कैलकुलेट होगा ही होगा, राइट। तो जो कि मैं पिछली बार भी आपको कह रहा था कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको इसमें हर स्टेप कैलकुलेट करना ही है। वी ऑल्सो कैलकुलेट द ब्रेक अवे, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी करना है, बट वो हम क्वेश्चन को देख के ही पता कर सकते हैं कि आइदर इट इज रिक्वायर्ड और नॉट टू कैलकुलेट इंटरसेक्शन ब्रेक अवे, और क्या उनके मतलब उनके बिना हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो जैसे कि यहां में दिख रहा है कि यहां मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिएगा ही चाहिएगा, तो मैंने यहां पे इंटरसेक्शन को कैलकुलेट किया हुआ है। फॉर इंटरसेक्शन कैलकुलेशन वही सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन राउथ से फॉर्म किया, उससे हमने मार्जिनली स्टेबल कंडीशन को कैलकुलेट किया हुआ है, एंड देन उस कंडीशन के ऊपर से हम बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, के की वैल्यू पुट करते हैं मार्जिनली स्टेबल वाली, और यहां से हमें इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट हो जाता है, राइट। सो मैं अब कैलकुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा आपको नहीं जा रहा हूं, बिकॉज ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में और हम इस पूरी यूनिट में इस कंप्लीट प्रोसेस को बहुत बार देख चुके हैं, राइट। सो आई थिंक आप लोग भी पॉज करके खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज अ बेटर वन फॉर यू, सो दैट यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियरली कि आपको किस तरह से पेपर में भी खुद से कैलकुलेशन करनी है, राइट। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, दैट मीन्स अब मुझे यहां पे ये पता है कि ब्रेक अवे पॉइंट -0.9 है, ये पोल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यहां पे जाके ब्रेक अवे होगा, ये पोल लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, यहां पे जाके ब्रेक अवे होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कौन, और यही पर्टिकुलर सेंट्रॉइड था जहां पे हमने अपने एंगल्स को शो किया हुआ था। अब जहां जाके पेपर में क्वेश्चन फंसता है कि अब ये पोल किस डायरेक्शन में जाए, 45 में जाए, 135 में जाए, अब कैसे डिसाइड हो। अब यहां पे इस कॉम्प्लेक्स पोल पिक्चर में आते हैं आपके कि अब मुझे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स पोल किस एंगल पे जाने वाला है। तो ये पोल जिस एंगल पे जाएगा उससे अपोजिट एंगल पे आपका ये वाला पोल मूव करेगा जो यहां पे ब्रेक अवे हुआ है, राइट। और इस कॉम्प्लेक्स पोल को किस पर्टिकुलर एंगल पे निकलना है, निकलने को हम क्या बोलते हैं, डिपार्ट, निकलने को क्या बोलते हैं, डिपार्ट। तो इसलिए इसके लिए आपका एक अलग स्टेप यहां पे जुड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिपार्चर। यानी मैं इस कॉम्प्लेक्स पोल के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करने वाला हूं, और कैलकुलेशन एक पोल के लिए करेंगे, और ये सेकंड पोल जो है वो इसका कॉन्जुगेट पेयर है, तो नीचे वाला तो जस्ट सिमेट्रिकली बन जाता है, राइट। सो यहां पे अब कैलकुलेशन आती है एंगल ऑफ डिपार्चर। अब एंगल ऑफ डिपार्चर स्टेप क्या कहता है, एंगल ऑफ डिपार्चर स्टेप कहता है कि फाई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस sum of angles of vector drawn to this pole from other poles, sum of all the angles drawn to this pole from other poles plus sum of angle drawn to this pole from other zeros, right। अब इसका मतलब क्या है, यहां पे हमें पढ़ना है कि वो बोलता है कि ये जो पोल है इस पोल को आप अपने सिस्टम में बाकी सभी पोल से मैच करा दो। मैच कराने का मतलब मिला दो। तो आप स्केल पेन लीजिए, स्केल पेंसिल, और आप इस तरह से इसे मैचिंग करा दीजिए कि ये पोल मैंने इस पोल से मैच करा दिया, एक लाइन डाल दी। ऐसे ही इस पोल को मैं इस पोल से मैच करा दूं, एक लाइन बना दूं, और ऐसे ही इस पोल को इस पोल से मैच करा दीजिएगा, बट डू दिस विद द स्केल, ओनली एंड ओनली स्केल, ये जो आपको मैचिंग करानी है। उसके बाद जब मैचिंग करा चुके होंगे तो
सम ऑफ ऑल द एंगल ड्रॉन टू दिस पोल फ्रॉम अदर पोल। अब अदर पोल से इस पोल पे कितने एंगल बन रहे हैं, यानी कि मैं ये एंगल मेजर करूंगा, ये जो यहां पे एंगल बना है, मैं इस एंगल को मेजर करूंगा और मैं इस एंगल को मेजर करूंगा, जैसे कि ये एंगल बाय डिफॉल्ट क्या बनेगा 90 डिग्री, राइट। और इस एंगल को आप कैसे मेजर कर सकते हो, यूजिंग योर प्रोटेक्टर, यूजिंग योर डी, आप इस एंगल को इजीली मेजर कर सकते हैं, बिकॉज मैं पहले ही बता चुका हूं ये सारी चीज आप एक ग्राफ पेपर पे बना रहे हैं। सो ग्राफ पेपर प्रॉपर स्केलिंग के साथ बनाएंगे तो कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं आने वाली, आपका एंगल बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। सो जैसा कि मैंने आगे स्टेप में दिखाया कि एक एंगल आपका 90 है, ये वाला एंगल आपका 104 और ये लास्ट वाला एंगल जो है दैट इज 127 डिग्री बनेगा। जब आप इसे एक्चुअल ग्राफ पे बनाएंगे यही एग्जैक्ट कैलकुलेशन मिलेगी। अगर ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं बन रही तो दैट मींस आप कहीं ना कुछ गलती कर रहे हैं। बट अगर आप इसे ऑन पेपर करेंगे फर्स्ट टाइम में आप यू विल गेट द राइट करेक्ट वैल्यू ऑफ योर एंगल, राइट। सो इस पोल पे जितने भी अदर पोल से एंगल बन रहे हैं उन सब के सम को 180 में से माइनस करना है, तो 180 माइनस ऑल दीज एंगल्स, सो विल गेट माइनस 141 डिग्री। दैट मीन्स एंगल ऑफ डिपार्चर मिला है माइनस 141 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो पोल है यहां पे, ये जो पोल है ये माइनस 141 डिग्री पे डिपार्ट होगा, माइनस 141। अब माइनस 141 कैसे बनाते हैं, अगर मैं कहता हूं आपसे 141 पॉजिटिव में बनाना है तो आप ऊपर की तरफ मेजर करते, यहां तक करते ना, और इसे ऐसे बनाते। लेकिन अब है माइनस 141, तो माइनस 41 के केस में क्या होता है अपोजिट, यानी आप डी को उल्टा रखेंगे, ऐसे रखेंगे और फिर यहां पे 141 का एंगल इस तरह से मेक डाउन लाइन करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये लाइन अगर मैं कहता हूं माइनस 141 को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये पोल इस पर्टिकुलर लाइन पे डिपार्ट होगा, राइट। और उसके बाद जो हमारा असिम्पटोट था, उसके बाद असिम्पटोट की डायरेक्शन क्या थी 45, 135, दिस इज 135 डायरेक्शन, ये आगे तक जा रही है ना। तो ये पोल बेसिकली इस 135 की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन 90 से ज्यादा हो गई, इसका एंगल 90 से ज्यादा हो गया, तो ये बाहर की तरफ ही इस 135 की डायरेक्शन को फॉलो करेगा। और अगर ये 135 की डायरेक्शन को फॉलो करेगा तो सेम आप यहां पे इसको क्या बना सकते हो, सिमेट्रिकल फंक्शन, यानी अगर ये माइनस 141 है तो ये प्लस 141 पे डिपार्ट करेगा और इस तरह से आप इसे फ्री हैंडेड यहां पे दिखा सकते हो, दिस इज प्लस 141 डायरेक्शन, राइट, जस्ट अ सिमेट्रिकल इमेज। सो अब दो पोल अगर ये 141 माइनस 141 की डायरेक्शन में चले गए, यानी एक 135 की डायरेक्शन में चला गया और एक 225 की डायरेक्शन में चला गया, तो ये जो यहां पे हमारा ब्रेक डाउन हुआ था, ब्रेक अवे हुआ था, दो पोल जो यहां से बने थे ब्रेक अवे हुए थे 0 और -4 वाले, अब ये कहां जाएंगे, एक जाएगा 45 की डायरेक्शन में, तो इसे इस तरफ मुझे घुमाना पड़ेगा, और एक इसका जस्ट सिमेट्रिकल इमेज नीचे बनती है तो आप इसे नीचे की तरफ इस तरह से टर्न कर देंगे। बट पहले एक ऊपर वाली इमेज बना लीजिए, नीचे वाली तो जस्ट सिमेट्रिकल बनती है। तो अब मुझे पता चल गया कि ये वाला पोल 45 डिग्री की डायरेक्शन में जाना है, दैट मींस ये आपका यहां पे इस एक्सिस को क्रॉस करेगा और किस पॉइंट से पास होगा, जी हां, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, एंड दैट इज प्लस माइनस J2.5। तो ये J2.5 का यहां पे लाई करेगा, तो मैं इसे इस तरह से फ्री हैंड ऐसे बनाऊंगा कि लाइक ये मैंने इधर से निकाला और इधर की तरफ भेज दिया। उसके बाद ये जो आगे की फर्दर डायरेक्शन होती है, ये डायरेक्शन पैरेलल हो जाती है किसके, जिस डायरेक्शन में इसे मूव करना है। अगर हम कह रहे हैं 45 डिग्री की डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ये 45 डिग्री की डायरेक्शन में जा रहा है तो ये आगे की डायरेक्शन 45 के जस्ट पैरेलल चलेगी। दिस इज द वे हाउ विल यू डिजाइन। और इसका सेम अपोजिट यानी सिमेट्रिकल पार्ट आप नीचे बना दीजिए कि ये 2.5 से गया और बाद में इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। तो दिस इज द वे हाउ योर लूट लोकस लुक लाइक, ठीक। अब ये तो मैंने केवल आपको एक रफली आइडिया दिया है, अगर आपको समझ में आया होगा, आपने अपने ग्राफ पेपर पर बनाया होगा, तो आपको जस्ट इस टाइप की इमेज दिखने वाली है अगर आपने ग्राफ पेपर पे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन की होगी तो, राइट। सो मैं मान के ही चलता हूं कि आप लोग ग्राफ पेपर पे इसे जरूर ट्राई करेंगे, बिकॉज अगर यहां पे ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया सो यू कांट अटेम्प्ट ऑन द पेपर। और ये एक ऐसी चीज है कि कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें प्रोसेस समझ में आ जाता है, वो इन सारी कैलकुलेशन को सोचते हैं हम कैलकुलेशन कराएंगे पेपर के अंदर, बट अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सो व्हाट इज द डिफिकल्टी टू ड्रॉ दिस कर्व। इसमें कोई दिक्कत लग रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, केवल एक ग्राफ पेपर पे आपको 1 बाय 1 स्टेप में सारे दिखा चुका हूं। केवल एक पोल जीरो डायग्राम से शुरू होता है, हियर इट इज 0, हियर इट इज -2, राइट। तो इन दोनों को एक दूसरे की तरफ चलेंगे, ब्रेक अवे होगा, ये ब्रेक अवे हो गया। अब ये किस डायरेक्शन में जाएगा, वो इसका एंगल ऑफ डिपार्चर डिसाइड करेगा। अगर इसका एंगल ऑफ डिपार्चर लेस देन 90 आता तब हम इसको
इस डायरेक्शन में मूव कराते, बिकॉज लेस देन 90 के केस में ये इधर डिपार्ट होता, राइट? तब ये इंटरसेक्शन को मीट करता हुआ आगे 45 डिग्री की डायरेक्शन में जाता। बट अब इसका एंगल ऑफ डिपार्चर 141 आया है, तो 141 का मतलब है कि ये आपका 141 अलग डायरेक्शन में चला गया और तब ये पैरेलल हो जाएगा किसके, इस 135 वाली डायरेक्शन के। और जो यहां से पोल ब्रेक हुआ था दैट विल गोज इन द डायरेक्शन ऑफ 45 डिग्री। सो ये 45 डिग्री की डायरेक्शन के साथ पैरेलल हो जाता है बाय आफ्टर क्रॉसिंग दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि आपका 2.5 J है, राइट? So this is the way how will you draw the root locus, चाहे आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल पेयर है या आपके पास सिंपल पोल है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहां पे जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन, अगर मैं सेक्शन बी और सेक्शन सी की बात करूं तो वहां पे तो ठीक है, वहां पे लेंथ की क्वेश्चन होता है कि आपको पूरा रूट लोकस डिजाइन करने के लिए आ जाता है। बट इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे भी आ जाता है कि लाइक आपको कंट्रोल सिस्टम का GSHS ये डिफाइन किया और उसके बाद आपसे पूछा कैलकुलेट द ब्रेक अवे पॉइंट, क्या यहाँ पे कोई ब्रेक अवे होगा इस सिस्टम के अंदर, क्या कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा? तो इंडिविजुअल स्टेप्स भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि कैलकुलेट करो इस सिस्टम का ब्रेक अवे कहाँ पे होगा। सो अगर मुझे ब्रेक अवे भी कैलकुलेट करना है और आप इसको ब्रेक अवे पे जाएंगे तो आपको पता है ब्रेक अवे एक से ज्यादा कैलकुलेट होते हैं, तो आप कैसे चेक करोगे कौन सा ब्रेक अवे वैलिड है? उस केस में आपको रफली आइडिया देखना पड़ेगा कि यहाँ पोल्स कहां पे लाई कर रहे हैं, तो कौन सा ब्रेक अवे मेरा वैलिड होने वाला है, राइट? तो ब्रेक अवे हुआ, इंटरसेक्शन हुआ, इनकी कैलकुलेशन बहुत बार अलग से भी आपको पेपर में पूछ ली जाती है। नाउ अब इस क्वेश्चन में एक और चीज आपसे पूछी गई थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर द सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल एंड डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ द सिस्टम। कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन? वही जो सस्टेन ऑक्सीलेशन जिस पे जनरेट होता है। तो इफ यू रिमेंबर, ये सब चीजें हम इस यूनिट में पहले ही पढ़ चुके हैं और इस क्वेश्चन में भी हमने किया है। कहां किया है? अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूं तो यहां हमने पूरा एरे बनाया है जहां से हमने मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन निकाली है। तो अगर मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन ये है तो अगर हम बोले के ग्रेटर देन 192.18 हो जाएगा तो दैट इज द कंडीशन फॉर अनस्टेबिलिटी, राइट? यही हमने पढ़ा है। और अगर मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन चाहिए तो यहां पे मुझे S इज इक्वल टू J 2.5 मिला ही है, तो S की जगह अगर मैं J ओमेगा लिख दूं, J ओमेगा इज इक्वल टू J 2.5, तो ओमेगा की वैल्यू क्या रह जाएगी? 2.5, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। तो कोई नई चीज मैंने यहाँ पे नहीं करी है, ऑलरेडी कैलकुलेशन हम लोगों ने करी है, उसी कैलकुलेशन को मैंने आप लोगों को यहाँ पे शो किया है, राइट? सो विद दिस मैं कह सकता हूं कि आप लोगों का रूट लोकस टॉपिक खत्म और इसी के साथ आपकी यूनिट नंबर 4 भी ओवर। इसके अंदर केवल 2 ही टॉपिक आपने मेनली स्टडी करने थे, वन इज कॉल्ड राउट सर्विस एंड द रूट लोकस पार्ट। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट स्टार्ट करेंगे दैट इज यूनिट नंबर 2, और जिसके लिए थोड़ी सी प्रीरिक्विजिट है आपके लिए कि आपको मैट्रिक्स का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, मैट्रिक्स याद होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर सारा का सारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, मतलब क्वेश्चन जो होगा वो मैट्रिक्स फॉर्म में ही चलना है। तो मैट्रिक्स की रैंक या मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये सब चीजें हम इस यूनिट में बात करने वाले हैं। तो इस यूनिट में जाने से पहले अगर थोड़ा सा आप मैट्रिक्स को याद कर पाएंगे या मैट्रिक्स को देख पाएंगे या जिनको आता है उनके लिए बहुत ईजी होगा। बाकी जिनको नहीं भी आता है, मैट्रिक्स जिन्हें टफ लगी या किसी ने छोड़ दिया, तो उसके लिए मैं उतना जरूर वहां पे कवर करूंगा कि आप लोग मतलब उसे इजीली समझ पाए, राइट? सो कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे ट्यून विद मी, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।